एक दिन लाइट नाम के एक होशियार लड़के को काले रंग की एक रहस्यमयी नोटबुक मिलती है जिसके ऊपर डेथ नोट लिखा होता है। वह उसे अपने घर ले जाकर खोलता है। शुरुआती पन्नों पर कुछ अजीब नियम लिखे होते हैं। पहला नियम पढ़कर वह चौंक जाता है। जिस व्यक्ति का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लाइट को यह सब किसी पागल इंसान की कल्पना लगती है, लेकिन जिज्ञासा में वह टीवी पर दिखाए जा रहे एक अपराधी का नाम नोटबुक में लिख देता है। अगले दिन अखबार में वही अपराधी हार्ट अटैक से मरा हुआ मिलता है। लाइट इसे महज संयोग मानकर कॉलेज चला जाता है। लौटते समय उसे कुछ बदमाश मिलते हैं जो पहले भी उसे परेशान कर चुके थे। इस बार वह दोबारा नोटबुक की परीक्षा लेने का फैसला करता है और उनमें से एक का नाम लिख देता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने उस आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और वह मर जाता है। तभी लाइट को डेथ नोट का दूसरा नियम याद आता है कि अगर मृत्यु का कारण न लिखा जाए तो इंसान हार्ट अटैक से मरता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह नोटबुक सचमुच अलौकिक शक्ति रखती है। तभी उसके सामने एक भयानक प्राणी प्रकट होता है। उसका नाम रयुक था, जो एक शिनिगामी यानी मृत्यु देवता था, और यही डेथ नोट उसी की थी। इसके बाद लाइट दुनिया भर के अपराधियों को मारना शुरू कर देता है और इंटरनेट पर किरा के नाम से मशहूर हो जाता है। लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों से पूरी दुनिया की पुलिस समझ जाती है कि इसके पीछे कोई एक ही व्यक्ति है। इस जांच में लाइट के पिता भी शामिल होते हैं। कई महीनों की नाकामी के बाद पुलिस दुनिया के सबसे महान जासूस एल से मदद मांगती है। एल एक लाइव प्रसारण के जरिए सीधे किरा को चुनौती देता है। उसकी बातें सुनकर लाइट गुस्से में आ जाता है और सामने बैठे व्यक्ति का नाम डेथ नोट में लिख देता है। कुछ ही पलों में वह व्यक्ति लाइव टीवी पर हार्ट अटैक से मर जाता है। लेकिन यह एल का बिछाया हुआ जाल था। असली एल अपनी पहचान छिपाकर बताता है कि मरने वाला टेलर नाम का एक अपराधी था जिसे केवल एल का रूप देकर बैठाया गया था। इसी चाल से एल समझ जाता है कि किरा किसी को मारने के लिए उसका चेहरा और असली नाम दोनों जानना जरूरी है। फिर वह एक और खुलासा करता है कि यह प्रसारण पूरी दुनिया में नहीं, केवल टोक्यो में दिखाया गया था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि किरा टोक्यो में ही मौजूद है। इसके बाद एल सभी मौतों का समय जांचता है और एक पैटर्न खोज निकालता है। ज्यादातर हत्याएं कॉलेज के ब्रेक या छुट्टियों के दौरान हुई थीं। इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि किरा शायद कोई कॉलेज छात्र है। एल की इतनी तेज जांच देखकर लाइट परेशान हो जाता है। वह किसी तरह पुलिस के डेटाबेस तक पहुंचता है और जान लेता है कि पुलिस उसे कॉलेज छात्र मान चुकी है। शक हटाने के लिए वह एक ही दिन में 24 अपराधियों को अलग अलग समय पर मार देता है ताकि ऐसा लगे कि मौतों का समय वह अपनी मर्जी से बदल सकता है। लेकिन एल उल्टा इस नतीजे पर पहुंचता है कि किरा जांच से जुड़े अधिकारियों के बेहद करीब है। इसलिए वह FBI एजेंटों को सभी अधिकारियों के परिवारों की निगरानी का आदेश देता है। लाइट भी उन्हीं लोगों में शामिल था। जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी रयुक उसे शिनिगामी आंखों का सौदा करने का प्रस्ताव देता है। इसके बदले लाइट आधी उम्र खोकर हर इंसान का नाम और बची हुई आयु देख सकता था, लेकिन वह यह सौदा ठुकरा देता है और एजेंट का नाम किसी और तरीके से पता लगाने की योजना बनाता है। डेथ नोट के नियम पढ़ते हुए उसे याद आता है कि जो भी डेथ नोट को छूता है वह शिनिगामी को देख सकता है। अगले दिन लाइट अपनी प्रेमिका शोरी के साथ बस में कॉलेज जा रहा होता है और उसका पीछा कर रहा FBI एजेंट भी उसी बस में बैठ जाता है। लाइट उससे पीछा करने की वजह पूछता है, लेकिन वह अनजान बन जाता है। तभी एक हथियारबंद लुटेरा बस में घुसकर ड्राइवर को बंधक बना लेता है। लाइट पहले से तैयार एक कागज एजेंट को दिखाता है जिसे देखकर वह अपनी पहचान उजागर करता है। उसका नाम रे पेम्बर था और वह FBI का एजेंट था। इसी बीच लाइट जानबूझकर डेथ नोट का एक फटा हुआ टुकड़ा नीचे गिरा देता है। लुटेरा उसे उठाता है और उसी पल बस में खड़े रयुक को देखकर बुरी तरह डर जाता है। घबराकर वह रयुक पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। भय के मारे वह बस से भागता है और सड़क पार करते ही तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर मारा जाता है। असल में बस में हुआ हर घटनाक्रम लाइट की पहले से रची हुई योजना का हिस्सा था। उसने डेथ नोट में उस लुटेरे का नाम, उसकी मौत का तरीका और पूरी घटना पहले ही लिख दी थी। इसीलिए वही आदमी उसी बस में चढ़ा, वैसा ही व्यवहार किया और आखिर में ट्रक के नीचे आकर मर गया। लाइट जानबूझकर उसी बस में बैठा था ताकि रे पेम्बर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे। उसने जो कागज नीचे गिराया था वह साधारण कागज नहीं बल्कि डेथ नोट का फटा हुआ पन्ना था। जैसे ही लुटेरे ने उसे छुआ उसे रयुक दिखाई देने लगा। अब लाइट को रे पेम्बर का चेहरा और नाम दोनों पता चल चुके थे। वह चाहता तो उसी समय उसे मार सकता था, लेकिन ऐसा करने पर एल तुरंत समझ जाता कि किरा वही है जिसका रे पीछा कर रहा था। इसलिए लाइट ने इससे भी बड़ी चाल चली। उसने अनुमान लगाया कि बाकी FBI एजेंट भी दूसरे अधिकारियों के परिवारों पर नजर रख रहे होंगे। इसलिए अगर रे को खत्म करना है तो सभी एजेंटों को एक साथ मारना होगा। कुछ समय बाद लाइट रे पेम्बर का पीछा करते हुए सबवे स्टेशन पहुंचता है। वहां वह एक लिफाफा ऐसी जगह रख देता है जहां रे की नजर
आसानी से पड़ जाए। लिफाफे में एक रेडियो कम्युनिकेटर और कुछ कागज रखे होते हैं। जैसे ही दोनों की बातचीत शुरू होती है, लाइट अपनी शक्ति साबित करने के लिए डेथ नोट में एक अपराधी का नाम लिख देता है और कुछ ही देर में वह अपराधी सबवे में हार्ट अटैक से मर जाता है। अब रे को यकीन हो जाता है कि वह सचमुच किर्रा से बात कर रहा है। इसके बाद लाइट उससे मिशन पर तैनात सभी FBI एजेंटों के नाम लिखवाता है। रे बिना शक किए अपने 11 साथियों और टीम लीडर के नाम उन कागजों पर लिख देता है। उसे पता ही नहीं था कि वे डेथ नोट के फटे हुए पन्ने थे। डेथ नोट का नियम था कि उसके किसी भी पन्ने पर लिखा गया नाम भी उतना ही प्रभावी होता है जितना पूरी नोटबुक में लिखा गया नाम। अनजाने में रे अपने ही साथियों की मौत का आदेश लिख देता है। अगले स्टेशन पर उतरने के कुछ ही सेकंड बाद उसे भी दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब उसकी मंगेतर नाओमी की आंखों के सामने होता है। सभी FBI एजेंटों की मौत के बाद जांच दल के कई अधिकारी डर कर केस छोड़ देते हैं। तब एल फैसला करता है कि अब वह खुद जांच टीम के साथ काम करेगा। पहली बार वह अपना चेहरा सबके सामने दिखाता है और सुरक्षा कारणों से सभी को उसे उसके असली नाम की जगह रयुजाकी कहकर बुलाने को कहता है। इसके बाद वह बस की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखता है। एक दृश्य में रे पेम्बर बस के अंदर किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता दिखाई देता है। इसी सुराग से एल लगभग यकीन कर लेता है कि किर्रा या तो कमिश्नर के परिवार में है या फिर डिटेक्टिव यागामी के परिवार में। दूसरी तरफ रे पेम्बर की मंगेतर नाओमी, जो खुद भी एक कुशल जासूस थी, अपने स्तर पर जांच शुरू कर देती है। बस कंपनी से जानकारी जुटाकर उसे पता चलता है कि उस दिन रे वास्तव में लाइट यागामी का पीछा कर रहा था। इसके बाद वह सीधे लाइट के पास पहुंचती है और खुद को रे की मंगेतर बताते हुए उस पर किरा होने का शक जताती है। लेकिन लाइट पूरी मासूमियत से सब कुछ नकार देता है। घर लौटने के बाद वह एक नई योजना बनाता है। उसे डर था कि अगर किसी वजह से वह कुछ दिनों तक डेथ नोट का इस्तेमाल न कर पाया तो किरा पर शक और बढ़ जाएगा। इसलिए वह पहले से ही कई अपराधियों की मौतें अलग अलग तारीखों के लिए लिख देता है। इसी बीच एल को पूरा विश्वास हो जाता है कि किरा यागामी परिवार के आसपास ही है। इसलिए वह पूरे घर में गुप्त कैमरे लगवा देता है, जिनमें सबसे ज्यादा निगरानी लाइट के कमरे पर रखी जाती है। घर लौटते ही लाइट समझ जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था और उसे कैमरों का अंदाजा हो जाता है। अब उसे पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतनी थी। समय के साथ वे सभी अपराधी मरने लगते हैं जिनके नाम लाइट पहले ही लिख चुका था। लेकिन एल का शक फिर भी खत्म नहीं होता। आखिरकार लाइट एक नई चाल चलता है। 7वें दिन वह पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में आलू के चिप्स का पैकेट लेकर जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है। तभी टीवी पर एक अपहरण और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आती है। एल और डिटेक्टिव यागामी कैमरों से पूरे परिवार पर नजर रखते हैं, लेकिन किसी को भी वह खबर देखते नहीं पाते। कुछ ही देर बाद समाचार आता है कि वही आरोपी पूछताछ के दौरान हार्ट अटैक से मर गया। इसे देखकर एल को लगता है कि लाइट निर्दोष है और वह सारे गुप्त कैमरे हटवा देता है। लेकिन यह भी लाइट की पहले से बनाई हुई योजना थी। उसने चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा टीवी और डेथ नोट का फटा हुआ टुकड़ा छिपा रखा था। जैसे ही टीवी पर अपराधी का नाम आया, उसने कैमरों की नजर से बचते हुए उसी टुकड़े पर उसका नाम लिख दिया और अपराधी की मौत हो गई। इस तरह उसने कैमरों को भी धोखा दे दिया। एल को एक और असफलता मिलने के बाद नाओमी का फोन आता है। वह दावा करती है कि वह साबित कर सकती है कि लाइट ही किरा है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। वह एल से आर्ट गैलरी के सुरक्षा कैमरों पर नजर रखने को कहती है। कुछ ही देर बाद नाओमी शियोरी का अपहरण कर उसे बंधक बना लेती है और उसी से लाइट को वहां बुलवाती है। लाइट पहुंचता है तो शियोरी उसकी गिरफ्त में होती है। नाओमी बार बार उससे सच स्वीकार करने को कहती है, लेकिन लाइट हर बार इनकार कर देता है। आखिर में नाओमी अपना असली नाम बता देती है और चुनौती देती है कि अगर वह सच में किरा है तो उसे मारकर अपनी प्रेमिका को बचा ले। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। आवाज सुनकर नाओमी का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शियोरी उसकी पकड़ से निकलकर लाइट की ओर दौड़ पड़ती है। उसे रोकने के लिए नाओमी गोली चला देती है। गोली लगते ही शियोरी लाइट की बाहों में दम तोड़ देती है। एक मासूम लड़की की मौत का एहसास होते ही नाओमी बुरी तरह टूट जाती है और कुछ ही क्षण बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। इस तरह किरा को पकड़ने की एक और कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब भी लाइट की पहले से रची हुई योजना थी। जब नाओमी पहली बार उसे मिली थी तभी उसने गलती से बता दिया था कि वह रे पेम्बर की मंगेतर है। इसके बाद लाइट ने उसकी पहचान का पता लगाकर उसके असली नाम तक पहुंच बनाई। फिर उसने डेथ नोट में पहले से ही लिख दिया था कि नाओमी आर्ट गैलरी में लाइट को बुलाएगी, एल को सुरक्षा कैमरे देखने के लिए फोन करेगी, बंधक के भागने पर उसे गोली मार देगी और अंत में पछतावे में खुद भी अपनी जान ले लेगी। यहाँ तक कि शियोरी की मौत भी उसने पहले ही लिख दी थी। उसने ऐसी पूरी परिस्थिति तैयार की कि नाओमी खुद उसके सामने शियोरी को गोली मार दे। इस घटना के बाद लाइट आसानी से खुद को पीड़ित साबित कर सकता था और जांच दल में शामिल होने का मौका भी हासिल कर सकता था। योजना सफल होने पर वह अपने पिता से जांच टीम में शामिल करने की गुजारिश करता है। तभी एल
सामने आकर खुद उसे अपनी बुद्धिमानी से जांच में मदद करने का निमंत्रण देता है। दूसरी ओर टोक्यो में मशहूर टीवी एंकर मीसा अमाने अपने कार्यक्रम के बाद घर लौट रही होती है। रास्ते में एक सनकी आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वह वहीं मर जाता है। तभी मीसा जमीन पर पड़ी डेथ नोट को छूती है और उसके सामने रेम नाम की शिनिगामी प्रकट हो जाती है। रेम बताती है कि वर्षों पहले एक मनोरोगी ने मीसा के परिवार की हत्या कर दी थी। बाद में जब एक और आदमी उसकी जान लेने वाला था, तब जेलस नाम के शिनिगामी ने अपनी डेथ नोट में उसका नाम लिखकर मीसा को बचा लिया। लेकिन किसी इंसान की जान बचाना शिनिगामियों के नियमों के खिलाफ था, इसीलिए जेलस धूल बनकर खत्म हो गया और उसकी बची हुई पूरी उम्र मीसा को मिल गई। मरने से पहले उसने रेम से वादा लिया था कि वह हमेशा मीसा की रक्षा करेगी, इसलिए रेम ने वही डेथ नोट मीसा को सौंप दी। उधर शियोरी के अंतिम संस्कार के बाद लाइट जांच मुख्यालय पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एल से होती है। दोनों शतरंज खेलते हुए एक दूसरे की बुद्धिमानी को परखते हैं। एल किरा की लगभग हर चाल का सही विश्लेषण कर देता है, लेकिन आखिर में लाइट बाजी जीत जाता है। इसी बीच सकुरा टीवी को खुद को दूसरा किरा बताने वाले व्यक्ति की कुछ वीडियो टेप मिलती है। लाइव प्रसारण में दूसरा किरा, जो वास्तव में मीसा होती है, पहले से घोषणा करती है कि कुछ ही सेकंड में दूसरे चैनल का एक प्रस्तोता मर जाएगा, और वैसा ही हो जाता है। जब सुरक्षाकर्मी कैमरों के सामने आते हैं तो वे भी एक एक करके हार्ट अटैक से मरने लगते हैं। ये देखकर एल समझ जाता है कि दूसरा किरा केवल चेहरा देखकर लोगों को मार सकता है। वह तुरंत सभी पुलिस अधिकारियों को कैमरों से दूर रहने का आदेश देता है। वीडियो खत्म होने से पहले मीसा असली किरा के लिए संदेश छोड़ती है कि उसके पास शिनिगामी आंखें हैं और वह उसके साथ मिलकर नई दुनिया बनाना चाहती है। तभी डिटेक्टिव यागामी अपनी गाड़ी प्रसारण केंद्र में घुसाकर लाइव टेलीकास्ट बंद कर देते हैं। इसके बाद वह और लाइट स्टेशन के अंदर जाकर सभी वीडियो टेप और रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात मीसा से होती है। अपनी शिनिगामी आंखों से लाइट को देखते ही मीसा नोटिस करती है कि उसे उसका नाम तो दिख रहा है, लेकिन उसकी बची हुई उम्र दिखाई नहीं दे रही। तभी वह समझ जाती है कि लाइट ही असली किरा है। इंटरनेट से उसका पता निकालकर वह सीधे उसके घर पहुंचती है और कहती है कि वह शिनिगामी आंखों की मदद से एल का असली नाम पता कर सकती है। भरोसा जीतने के लिए वह अपनी डेथ नोट भी लाइट को सौंप देती है। अगले दिन कॉलेज में एल अचानक लाइट से मिलने पहुंचता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मीसा वहां आ जाती है। वह शिनिगामी आंखों से एल का असली नाम देख लेती है, लेकिन भीड़ के कारण कुछ कर नहीं पाती। इसी अफरा तफरी में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिसे एल उठा लेता है। तभी एक जासूस आकर एल को खबर देता है कि मीसा अमाने को दूसरे किरा होने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 5 दिन की पूछताछ के बाद मीसा अपनी डेथ नोट का मालिकाना हक छोड़ देती है, जिससे उससे जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं। जब रेम यह बात लाइट को बताती है तो वह भी अपनी अगली योजना शुरू कर देता है। वह अपनी डेथ नोट जमीन में छिपा देता है और रयुग के साथ पहले से तय संकेत का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, ताकि सही समय पर वह भी अपना मालिकाना हक छोड़ सके। इसके बाद वह रेम से कहता है कि मीसा की डेथ नोट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए जो सकुरा टीवी में काम करता हो और किरा का समर्थक हो। रेम उसकी बात मान लेती है। सारी तैयारी पूरी करने के बाद लाइट खुद जांच मुख्यालय पहुंचता है और एल से कहता है कि उसे भी कैद कर दिया जाए, क्योंकि उसे शक है कि शायद उसके भीतर ही कोई दूसरा व्यक्तित्व छिपा है जो किरा हो सकता है। दूसरी ओर 3 दिन की तलाश के बाद रेम को किरा का नया उत्तराधिकारी मिल जाता है। वह सकुरा टीवी की रिपोर्टर कियोमी ताकादा थी। रेम उसके सामने डेथ नोट गिरा देती है। जैसे ही कियोमी उसे छूती है, रेम उसके सामने प्रकट होकर उसे किरा का मिशन आगे बढ़ाने के लिए कहती है। इधर मीसा की गिरफ्तारी के 12वें दिन लाइट भी अपने तय संकेत के अनुसार अपनी डेथ नोट का मालिकाना हक छोड़ देता है। इसके साथ ही उससे जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं और उसे केवल मीसा के साथ बिताया हाल का समय ही याद रहता है। लाइट की योजना के मुताबिक रेम कियोमी से दोबारा हत्याएं शुरू करवाती है, लेकिन कियोमी हर हत्या इस तरह करती है कि उसकी खबर तुरंत टीवी पर दिखाई जाए। एक दिन चैनल की एक एंकर उसका अपमान कर देती है। बदला लेने के लिए कियोमी डेथ नोट में उसका नाम और ट्रक दुर्घटना से मौत लिख देती है और कुछ ही समय बाद वही घटना सच हो जाती है। एंकर की मौत के बाद उसकी जगह कियोमी को प्रमोशन मिल जाता है। धीरे धीरे किर्रा की हत्याएं फिर बढ़ने लगती हैं। चूंकि लाइट और मीसा लगातार एल की निगरानी में थे, इसलिए एल मजबूर होकर दोनों को रिहा कर देता है। हालांकि उसका शक पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए वह उन्हें जांच मुख्यालय में ही रखता है। आजाद होने के बाद लाइट पुराने और नए मामलों की तुलना करता है। उसे समझ आता है कि नया किरा केवल उन्हीं अपराधियों को मार रहा है जिनकी खबरें टीवी पर दिखाई जाती हैं। साथ ही उसके अधिकतर निशाने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोग थे। इससे लाइट अंदाजा लगा लेता है कि नया किरा एक महिला है और उसका संबंध सकुरा टीवी से है। जांच आगे बढ़ने पर शक सीधे कियोमी पर जाता है। पुलिस उसके घर में गुप्त कैमरे लगा देती है
और जल्द ही उसे डेथ नोट में नाम लिखते हुए पकड़ लेती है। जिन लोगों के नाम वह लिखती थी कुछ दिनों बाद वही लोग मर जाते थे। उसे पकड़ने के लिए जांच दल एक नकली समाचार प्रसारण तैयार करता है जिसमें नए किरा की पहचान उजागर करने की बात कही जाती है। इसे रोकने के लिए कियोमी शिनिगामी आंखों का सौदा कर लेती है और स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन यह पुलिस का जाल था। वहां पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जांच दल के सभी सदस्य पहली बार डेथ नोट को छूकर रेम को देख पाते हैं। जैसे ही नोटबुक लाइट के हाथ में आती है उसकी सारी पुरानी यादें तुरंत लौट आती हैं। यही उसकी असली योजना थी। उसी समय जब बाकी लोग रेम को देखकर हैरान थे, लाइट अपनी घड़ी में छिपे डेथ नोट के टुकड़े पर कियोमी का नाम लिख देता है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है और डेथ नोट का मालिकाना हक फिर से लाइट के पास लौट आता है। इसके बाद डेथ नोट के नियमों की जांच होती है। उनमें लिखा होता है कि यदि मालिक 13 दिनों तक किसी का नाम न लिखे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। डिटेक्टिव यागामी इसी नियम के आधार पर लाइट और मीसा को निर्दोष मान लेते हैं क्योंकि दोनों इससे ज्यादा समय तक कैद में रह चुके थे। लेकिन यह नियम असली नहीं था। लाइट ने पहले ही रेम से इसे झूठे नियम के रूप में लिखवा दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। अपनी बेगुनाही साबित होने के बाद एल लाइट को मीसा से मिलने देता है। उसी दौरान लाइट चुपके से मीसा को अपनी पुरानी डेथ नोट का छिपा हुआ स्थान बता देता है। मीसा वहां पहुंचकर नोटबुक निकालती है और उसे छूते ही उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। उसे लाइट का एक पत्र भी मिलता है जिसमें एल का नाम डेथ नोट में लिखने को कहा गया था। लेकिन शिनिगामी आंखों से रोज हजारों नाम देखने और लंबे समय तक कैद में रहने के कारण उसे अब एल का नाम याद ही नहीं रहता। कुछ दिनों बाद किरा की हत्याएं फिर शुरू हो जाती हैं। एल को यह देखकर शक होता है कि इन मौतों का सिलसिला ठीक उसी समय शुरू हुआ जब मीसा रिहा हुई थी। अब उसे 13 दिनों वाले नियम पर भी संदेह होने लगता है। वह इसकी सच्चाई जांचने के लिए 2 कैदियों पर प्रयोग करना चाहता है, लेकिन डिटेक्टिव यागामी खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं और अमेरिका रवाना हो जाते हैं। उनके जाते ही एल वातारी को मीसा को दोबारा लाने भेजता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वही दूसरा किरा है। दूसरी तरफ रेम समझ जाती है कि अगर मीसा पकड़ी गई तो उसकी मौत तय है, इसलिए वह अपनी डेथ नोट में एल और वातारी दोनों के नाम लिख देती है। ऐसा करते ही वह भी जेलस की तरह धूल में बदल जाती है। उसी समय एल को दिल का दौरा पड़ता है और वह लाइट के पैरों के पास गिर जाता है। उसे मरा हुआ समझकर लाइट मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है कि वही किर्रा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म मानकर वह मीसा से वह नोटबुक ले लेता है जिसे वह अपनी पुरानी डेथ नोट समझ रहा था। फिर उसमें अपने पिता का नाम और उनकी मौत का तरीका भी लिख देता है। लेकिन जब डिटेक्टिव यागामी अमेरिका से लौटते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वे बताते हैं कि उनके पास कोई डेथ नोट नहीं है और उन्होंने पूरी सच्चाई कैमरों में देख ली है। इसके बाद वह अपने ही बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। तभी ऊपर से एल सबके सामने जीवित बाहर आता है। वह बताता है कि मीसा की रिहाई के दिन ही दोबारा हत्याएं शुरू होने से उसे पूरा यकीन हो गया था कि दूसरा किरा वही है। इसीलिए वातारी ने चुपके से मीसा की असली डेथ नोट बदलकर उसकी जगह नकली नोटबुक रख दी थी। एल जानता था कि कोई ना कोई उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी डेथ नोट में अपनी मौत की तारीख 23 दिन बाद लिख दी थी। क्योंकि डेथ नोट में तय की गई मौत की तारीख बदली नहीं जा सकती, इसलिए रेम द्वारा लिखा गया नाम उस पर असर नहीं कर सका। उसने डिटेक्टिव यागामी को पहले ही पूरी योजना बता दी थी और खुद एक गुप्त स्थान से कैमरों के जरिए सब कुछ देखता रहा। जब रेम ने वातारी का नाम लिखा और उसकी मौत हुई तब एल समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसने दिल का दौरा पड़ने का सिर्फ नाटक किया और लाइट के खुद सच स्वीकार करने का इंतजार करता रहा। तभी लाइट अपनी घड़ी में छिपा डेथ नोट का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मात्सुदा उसकी हरकत देख लेता है और गोली मारकर घड़ी तोड़ देता है। अब लाइट की आखिरी उम्मीद रयूक था। वह उससे वहां मौजूद सभी लोगों के नाम लिखने की गुहार लगाता है, लेकिन रयूक केवल एक ही नाम लिखता है, लाइट यागामी। कुछ ही पलों बाद लाइट अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। किरा के अंत के बाद एल दोनों डेथ नोट नष्ट कर देता है। उसकी अपनी तय मौत भी अब करीब आ चुकी थी। वह अपने आखिरी पल अकेले शतरंज खेलते हुए बिताता है और अंत में दिल का दौरा पड़ने से हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस तरह दुनिया के सबसे कठिन मामलों में से एक का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।